और जिस दिन अपलाइन फिदा हो गए ना तुम्हारे ऊपर, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉप पर जाने से रोक नहीं सकती। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि तू अभी कहां है, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि तुझे जाना कहां है। पढ़ाई में बिल्कुल मन था ही, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि लोग पढ़ते क्यों, लेकिन फिर भी पढ़ रहा था क्योंकि मजबूरी थी। आप ही की कहानी बता रहा हूं। 3 साल तक वो बेचारी सुनती रहती है, सुनती रहती थी। 3 साल बाद मुझे लगता है कि ये सुधरेगा नहीं, फिर उसकी चोंच खुलना चालू होती है शादी के ठीक 3 साल बाद। और उसके बाद अगर ऐसा बोला तो आपकी बीवी तुम्हें तुरंत जवाब देती है, अच्छा मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं है, कल से तुम्हारी चाय तुम बना लेना। समस्या बढ़ गई कि कम हो गई? और बोलो, तुम जब भी बोलते हो समस्या के पिटारे खोलते हो। मेरी अपलाइन कहती है कि ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं बोलना। द मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड का मतलब यह है कि जो आप बोलना चाहते हो ना वो सामने वाले से कहलाओ, जो आप बोलना चाहते हो ना वो सामने वाले से कहलाओ, और 2 जने आपस में बात करें तो तीसरे वाले को भनक भी नहीं पड़े कि ये बात क्या हो रही। आज के बाद ऐसा नहीं करना। बीबी अगर चाय में शुगर डालना भूल गई है, उस दिन को बीबी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्सी निगाहों से देखना, बीबी की कलाई पकड़कर खींचना, अपने नजदीक बिठाना और बोलना है, कितना काम करेगी तुम, पूरे दिन भर काम काम काम। अरे मशीन है क्या, इतना कोई काम इंसान कर सकता है क्या? कभी तो तेरा फर्ज बनता है ना पति के साथ बैठकर चाय भी पी जाए। वो कहती है ठीक है मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, एक ही कप से पिएंगे, एक सिप तुम एक सिप में। पहली सिप आपको पीनी है और चेहरे से बताना नहीं है कि चाय में शुगर नहीं, ऐसे चाय पीनी है जैसे एकदम ठीक चल रहा है सब कुछ। चाय पीजिए और बीबी को दे दीजिए। अब बीबी चाय पीकर बोलेगी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, इसमें तो शुगर ही नहीं है, कैसे पी रहे हो? तुम क्या कहने वाले थे? तुम भी तो यही कहने वाले थे। अब बीबी ने कह दिया, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम भी कहने वाले थे दिमाग खराब है क्या, उसने भी क्या बोला, दिमाग खराब है क्या, इसमें तो शुगर नहीं है। तो आपको एक डायलॉग बोलना है, डार्लिंग तेरे गुलाबी होठ लग गए ना चाय पर, अब शुगर है की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कहने से, ऐसा करने से 15 मिनट में रिजल्ट आएंगे, सिर्फ 15 मिनट में। 15 मिनट बाद तुम्हारी बीबी ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएगी और धीरे से पूछेगी, आज आप नाश्ते में क्या लेंगे? और अगर आपने अप्रिशिएट नहीं किया तो सबसे पहले उसने 3 पकवान बनाए, फिर धीरे धीरे आकर के आलू पराठे और दही पर टिक गई, साथ में कोई सब्जी नहीं। धीरे धीरे और चलोगे तो सूखी रोटी, और उसके बाद घास खाने को मिलेगी। इसलिए अप्रिशिएट करना चालू कर दो, जो भी कर रहा है उसे अप्रिशिएट करो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दुनिया के 95% डाउनलाइन को लगता है कि अपलाइन ठीक नहीं है। कितने %? 95। लेकिन वो तुम्हारा अपलाइन बन गया है, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। तो उसे अच्छा कह के अच्छा बना दो। डाउनलाइन खराब है तो अच्छा कह के अच्छा बना दो। पिकअप सेंटर गड़बड़ है तो अच्छा कह के अच्छा बना दो, क्योंकि अच्छा कह के किसी की जिम्मेदारी को बढ़ाया जा सकता है और क्रिटिसाइज करके जिंदगी भर के लिए पत्ता काटा जा सकता है। राइट? करेंगे अप्रिशिएट? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूँ। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ था। मेरी इंटर एजुकेशन जो है वो बीकॉम तक की है। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। मेरे से कई लोग यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। मैं उनकी बुद्धिमत्ता को, उनकी ज्ञान को, उनकी डिग्रियों को प्रणाम करता हूँ और ज़िंदगी भर कसम खाता हूँ कि मैं आपसे सीखता हूँ, सीखता रहूँगा और सही मायनों में मेरी ज़िंदगी में कोई गुरु हैं तो आप हैं। 3000 से ज़्यादा वीडियो मेरा
YouTube पे मिलेंगे, आपको कई टेप्स भी मिलेगी। और मैंने किसी वीडियो और किसी टेप में आज दिन तक एक भी लाइन ऐसी नहीं बोली जो किसी किताब में लिखी, क्योंकि मैं किताब में लिखी हुई बातें करता ही नहीं। मैं आप ही लोगों से कुछ पूछता हूँ, आप ही जब मुझे जवाब देते हैं या आप मेरे से पूछते हैं, जब मैं जवाब देता हूँ वहीं से मेरे सारे टॉपिक निकल दिया जा करते हैं और मैं वही बातें आपके सामने करता हूँ। इसलिए मेरा कोई एक गुरु ही नहीं है, मेरे सारे गुरु हैं, क्योंकि मैं हर व्यक्ति से ही सीख लेता हूँ। 30 साल की एज में मुझे पहली बार 4 साल की लड़की ने पेस्ट करना सिखाया। 30 साल तक मैं लगातार पेस्ट कर रहा था और अपने आप को परफेक्ट समझ रहा था। मेरी 4 साल की डॉटर अभी मुंबई में सर्विस करती है। वो मेरे पास आई और मुझे घूर के देखने लगी संडे के दिन। मैंने कहा क्या हुआ? कि डैडी आप इतने बड़े हो गए, अभी तक आपको पेस्ट करना नहीं आता? मैंने कहा भाई पेस्ट क्या नहीं करना आता, मैं पेस्ट ही तो कर रहा हूं। वो कहा नहीं, आपकी दांतों की लाइन स्ट्रेट है और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हैं, आपके मसूड़े ऊपर और नीचे है और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हैं, तो न मसूड़े कभी साफ होंगे न दांत कभी साफ होंगे। एक छोटी सी गुड़िया ने समझा दिया। कौन कब सिखा देगा पता नहीं। मेरी अपलाइन कहती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है, और ना सीखने की कसम खाओ तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। इसलिए सीखो, हर बार सीखो, है ना। एक वर्ड जीवन में कभी लाना नहीं, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मेरे को सब आता है, ये कहोगे खत्म हो जाओगे। परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं तो आपको लगवा लग गया है। मेरा एक दोस्त था जिसको कुछ भी बोले लास्ट में क्या कहता था, इसमें क्या बड़ी बात, ये तो मुझे पता है। हर बात पे आपके भी ऐसे कई दोस्त होंगे ना जो हर बात पे कहते हैं तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, मैं तो जानता हूं। मेरी अपलाइन के पास गया, मैंने कहा भाई साहब वो तो बार बार कहता है सब कुछ पता है। तो मेरी अपलाइन ने मुझे चीज सिखाई और मैं उसी आदमी के पास वापस गया जो कहता था पता है। मैंने कहा भाई साहब आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है, और ये बात भी आपको 100% पता होगी कि आपके पिताजी की जब डेथ हुई थी उन्होंने मेरे से 5 लाख रुपए उधार लिए थे और कहा कि बेटा मेरा चुकाएगा। क्या आपको पता है? तो भाई जिंदगी में पहली बार उसने बोला पता नहीं, बाकी हर बार बोलता है पता। तो ऐसा नहीं बोलना। तो तुम मेरे गुरु हो, लेकिन गलतफहमी है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, और ये गलतफहमी जिंदगी भर चलनी चाहिए। तुम भी गुरु मैं भी गुरु हो जाते हैं शुरू, फिर कोई रोक नहीं पाएगा हमें, क्योंकि हम हर आदमी से सीख जाएंगे, हर जगह पर सीख जाएंगे। 1973 में जन्म के बाद अपने इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया, और जब मेरा इकोनॉमिकल करियर चालू हुआ तो मेरी पहली सैलरी थी 750 रुपए। 750 रुपए की नौकरी मैंने चालू की, लेकिन पैसों के प्रति यह अट्रैक्शन मेरा पहला अट्रैक्शन नहीं था। 6 भाई बहनों के परिवार का सबसे छोटा सदस्य होने के नाते मेरे पिताजी जब मैं 9 साल का था तब रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ 250 रुपए पेंशन आती थी, मकान का किराया 250 रुपए आता था, 500 रुपए में परिवार का गुजारा चलता था। हमारे माँ बाप ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में हम सारे बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट कराया, और उनका सपना था कि किसी तरह अंतिम वाला बच्चा भी पढ़ लिख जाए। लेकिन घर में जब भी कोई तनाव आता था, कोई टेंशन होती थी, तो उसकी वजह पैसा होती थी, और बचपन से ही दिमाग में फिट हो गया कि पैसा कमाना है और ढेर सारा पैसा कमाना है। और भाई साहब 6ठी क्लास में ही हमने बिजनेस करना चालू कर दिया। 6ठी क्लास में 1 रुपया 60 पैसा हमने इकट्ठा किया और पतंग की दुकान लगाई। 1 रुपया 60 पैसा मेरे पास था, 1 रुपया 60 पैसे मैंने मेरे भाई से उधार लिया। उधार लेना मैं 6ठी क्लास में ही सीख गया। मेरे भाइयों, उधार देने वाला 2 बातें पूछता है, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए
और मुझे क्या मिलेगा? बैंक भी यही पूछता है, क्यों चाहिए, और वापस चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, या चुकाने जैसे तेरे हालात भी है कि नहीं। तो मेरे भाई को मैंने 1 रुपया 60 पैसा मांगा, तो मेरे भाई ने कहा क्या, क्यों? मैंने कहा दुकान लगानी है। तो मेरा भाई मुस्कुराया, इतना छोटा सा, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूं, मैंने दुकान की नहीं सोचा, तू कैसे दुकान लगाएगा? तो मेरे भाई को मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताई कि मैं भाई पता लगा के आया हूं कि 10 पैसे में जो पतंग मिलती है होलसेल में उसकी रेट क्या है, और अगर तुमने मुझे 1 रुपया 60 पैसा उधार दिया तो 4 किलोमीटर तक एक भी पतंग की दुकान नहीं है, इधर के सारे ग्राहक मेरे हो जाएंगे और मेरी पतंग की दुकान बहुत अच्छी चलेगी। और अगर तुम मुझे 1 रुपया 60 पैसा दोगे तो मैं तुम्हें 1 रुपया 90 पैसा 3 महीने में वापस दूंगा। और मेरे भाई ने मुझे 1 रुपया 60 पैसा उधार दे दिया 6ठी क्लास में। 3 रुपये 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगा दी। और रामकिशन जी, उस पतंग की दुकान से जो मेरा पैसा है ना, मैंने 3 महीने में डबल कर दिया। कितने महीने में? कौन सी क्लास में? आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें 3 साल में भी डबल हो सकता है? मेरे से ले जाओ 10-20 करोड़ रुपए, संभव नहीं। लेकिन ये 3री, 6ठी, 5वीं क्लास की बात है। 5वीं 6ठी क्लास में मेरा ये बिजनेस करने का सफर चालू हुआ जो कभी रुका ही नहीं। अब मैं आम बच्चों की तरह रिएक्ट ही नहीं करता था। होली का मौसम आता था, सारे बच्चे कलर लाने और लगाने की तैयारी करते थे और मैं कलर की दुकान खोलकर बैठ जाता था। राखी पर लोग राखी बंधवाते थे, मैं राखी की दुकान लगा लेता था। और दिवाली पर लोग पटाखे चलाने की तैयारी करते थे, मैं पटाखे की दुकान लगा लेता था। एक सीजन नहीं छोड़ता था। और आपको आश्चर्य होगा कि 9वीं क्लास में मेरे टीचर और मेरी इनकम बराबर होती थी। पार्ट टाइम में बराबर इनकम होना छोटी मोटी बात नहीं। 10वीं 11वीं क्लास में आते आते हमने थोड़े बड़े बिजनेस करना चालू कर दिया। हमें कोई समझाने और गाइड करने वाला नहीं था कि कौन सा अच्छा काम है, कौन सा खराब काम है। हम तो एक ही चीज देखते थे कि पैसा आता कि नहीं आता। और एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी उस समय हिंदुस्तान में। हमने उनको ब्लैक करने का बिजनेस चालू कर दिया। आशीष जी नेटवर्क अभी बना रहे होंगे आप, हमने नेटवर्क बचपन में ही बनाना चालू कर दिया। पता लगाते थे कि कौन सी छोटी फैमिली है, उनके घर में जाके प्लान समझाते थे कि भाई साहब सरकार तुम्हें 2 सिलेंडर देती है, इस्तेमाल तो एक ही होता है, सरकार से दोनों ले लो, एक हमें दे दोगे तो 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। 100 रुपए एक्स्ट्रा में सिलेंडर लेकर 150 रुपए एक्स्ट्रा में टिका दिया करते थे। और 10वीं 11वीं क्लास में 2-2.5 हजार रुपए कमा लेते थे। 12वीं क्लास में आते आते इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि हम किसी से डरते नहीं थे। हमारा सीना 5 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। लोग सोचते हैं कि जिम में जाने से ही सीना बाहर निकलता है। मैं कहता हूं पैसा कमाने से भी निकलता है। ऐसा निकलेगा, पैसा कमाओगे। इतना कॉन्फिडेंट था कि एलपीजी सिलेंडर का जो डीलर था ना भीलवाड़ा में एकमात्र, उसके ऑफिस में घुस गया बिना उसकी परमिशन। और मैंने कहा नमस्कार सर, आप मेरे आइडियल हैं, आप भीलवाड़ा की शान हैं, लोगों के आदर्श हैं, और आपका नाम बदनाम होता तो मेरे से देखा नहीं जाता। क्योंकि मुझे यह पता चला है कि आप और आपके लोग मिली भगत से गैस के सिलेंडर ब्लैक करते हैं। उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा तू है कौन, आया कैसे? मैंने कहा सर मुझे ये पता नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता आपका नाम बर्बाद होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लैक ना करें, और जो भी करना है मेरे थ्रू करें। इतना जोरदार प्लान समझ में आया कि उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने कहा देख इसको सुन, क्या कह रहा है, तुम एक एक सिलेंडर ब्लैक करते हो, बदनामी मेरी होती है, इसलिए इसको परमानेंट एजेंट नियुक्त कर दो। एक ही आदमी ब्लैक कर सकता है, यानी हमारी कंपनी केवल इसी को देगी और यही पूरे भीलवाड़ा को देगा। और भाई साहब बड़ा सा बिजनेस मेरे हाथ में आ गया। और भीलवाड़ा में अगर एक ही ब्लैक मिलर था, मुकेश कोठा, किसी के पास सिलेंडर मिलते नहीं थे मेरे अलावा। शादी ब्याह का सीजन होता है तो आप क्या करते हैं, 2-4 बार सीजन में खाना खाने जाते हैं। पूरे भीलवाड़ा में एक भी शादी ऐसी नहीं थी जो हमारे बगैर हो जाए। क्यों? हलवाई क्या करेगा बिना सिलेंडर के? लोग कार्ड छपवाकर सीधा हमारे पास ही आते थे और कहते थे
सपरिवार आना है, साथ में 4 सिलेंडर भी लाना है। सब कुछ ठीक था जीवन। टीवीएस चैंप मोपेड में चलाता था 12वीं क्लास में, और मेरे प्रिंसिपल के पास लूना थी। दोनों साथ साथ जाते थे स्कूल के। पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ाई में बिल्कुल मन था ही नहीं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि लोग पढ़ते क्यों, लेकिन फिर भी पढ़ रहा था क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पिताजी थोड़े खड़ूस किस्म के आदमी थे। वो कहते थे पढ़ाऊंगा और पढ़ा कर रहूंगा, फेल हो जाएगा तो बार बार पढ़ाऊंगा, और जब तक पास ना हो जाए पढ़ाता रहूंगा। तो पढ़ना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि छोड़ सकता ही नहीं था। पिताजी ने प्रण कर लिया बीकॉम इसे करानी है, 10 बार भी फेल हो गया तो इसको इसी क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ा कर रहेंगे। तो मेरे को छुटकारा पाने के लिए पढ़ना जरूरी था, पास होना जरूरी था, और हर साल में कोई जुगाड़बंदी करके पास हो जाता था। कॉपी करने में बचपन से ही माहिर खिलाड़ी था मैं। 5 दिन पहले किताबें खोलता था, पढ़ने के लिए नहीं, चिट बनाने के लिए। 5 दिन पहले तैयारी करता था और जैसे तैसे करके पास हो जाता था। इधर उधर से सेटिंग करके, सामने वाले से कॉपी करके, और हर साल पास हो जाता था। पास होने में इतनी माहिरी थी, कॉपी करने में इतना माहिर था मैं, जिससे मैं कॉपी करता था उसके 95 नंबर आते थे, हमारे 97। पूछोगे तो बता दूंगा कैसे। नहीं पूछो कैसे पूछ रहे, तो जब भी मेरे से पूछना तो एक ही तरीका है पूछने का, मैं बता देता हूँ। ऐसे हाथ को कीजिए सभी लोग, ऐसे ऐसे कीजिए, कीजिए बहन जी, ऐसे कीजिए आप, ऐसे करो हाथ में, हाँ ऐसे करो करो करो, सभी करो करो बहन जी, हाँ कर दिया, सबने कर दिया। ऐसे जब भी मेरे को पूछना है तो बोलना बताओ 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 बताओ, ठीक है तो मैं बता दूंगा। अब समझा दिया मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा। मेरे 97 और जिससे कॉपी करता उसके 95 क्यों आते थे? क्योंकि हम कॉपी करने के माहिर खिलाड़ी थे। तो क्या हमने एक ही आदमी से कॉपी करते होंगे? आगे बात समझ, हम सबकी कॉपी करते, और इस बिजनेस में हमारी कामयाबी का राज भी कॉपी करना ही है। हमारी 4 अपलाइन थी मतलब है 4 अपलाइन है। पहला केसी छाबड़ा जी, दूसरा बीसी छाबड़ा जी, तीसरा प्रहलाद राय जी, चौथा बेरुदान जी करवा जी। हम क्या करते थे, सभी से सीखते थे। केसी जी से हम आंकड़े सीखते थे, बीसी जी से हम बोलना सीखते थे, प्रहलाद जी से हम कैलकुलेशन सीखते थे, और व्यवहार की गणित हम बेरुदान जी करवा से सीखते थे। वो सब चारों लोग अपने अपने कार्य में होशियार थे, एक्सपर्ट थे। हमने चारों की कॉपी कर ली और उनसे भी आगे निकल गए। यही राज है कामयाबी, यही कामयाबी का राज। क्यों बनाना एक को गुरु? सभी गुरु हैं ना पूरी दुनिया में, सबसे सीखना है। हर आदमी के अलग अलग तरीके हैं और उन सारे तरीकों को हमें सीखना है। हम एक आदमी के पीछे क्यों भागे? जैसे तैसे हम बीकॉम हुए और हमारा सपना पूरा हुआ, और हमारे पिताजी माताजी खुश हुए कि उनका टारगेट भी पूरा हो गया। और हम इंतजार भी बीकॉम का कर रहे थे, क्योंकि पिताजी खुलकर काम करने नहीं देते थे, पार्ट टाइम ही करना पड़ता था, क्योंकि पिताजी कहते थे पढ़ाई करना जरूरी है। और हम सोच रहे थे कि बीकॉम हो जाएगा, फिर कोई मना करने वाला नहीं रहेगा, फिर करके बताएंगे बिजनेस। तो एक दोस्त के पिताजी की मदद से एक प्राइवेट नौकरी मैंने चालू कर दी। 12 घंटे की नौकरी थी मेरी। सुबह 8 बजे रवाना होता था, रात को 8 बजे घर पर आता था। 1 महीना मैंने फुल काम किया, बहुत एकाग्र होकर काम किया। 1 महीने बाद सैलरी का टाइम आया तो मेरे बॉस ने मेरे को पास में बुलाया और बोला, शाबाश, बहुत अच्छा काम करता है, आप बच्चों की तरह नहीं है, सबको हम 700 रुपये देते हैं, तेरे को 750 देंगे। मैं कितने कल पहले कमाता था पार्ट टाइम? 2,500-3 हज़ार। और ये मुझे क्या कहता है, शाबाश 700 देंगे। मेरे को इतनी हंसी आई उसके ऊपर और इतना गुस्सा आया कि मैंने कहा यार क्या आदमी किस तरह की बातें कर रहा है। मैं कसम खा के आया वहां पे कि मैं इस कंपनी में वापस जाऊंगा, मुझे करनी ही नहीं नौकरी।
लेकिन सोच के तो आ गया, लेकिन रास्ते में ये सोच रहा था कि पिताजी को कैसे समझाऊंगा, ये नहीं समझ में आ रहा था। मैं पूरी दुनिया में सबको समझा सकता था, मेरे पिताजी को छोड़। फिर एकदम दिमाग में आइडिया आया कि माताजी को पटाते हैं, पिताजी अपने आप ही समझ जाएंगे। अपने हमारी माँ के सामने गए, बाल वाल बिखेर कर, आंखों को लाल करके माँ के पास गए और माँ को बोला, माँ वो मेरा बॉस है ना, मुझे 750 का समझता है, माँ मैं 750 का लिखता हूं तेरे को। तो मेरी माँ ने कहा सिर पर हाथ रख के, तू तो करोड़ों का है। क्या बोल दिया उसने? मेरी ही माँ ऐसी है कि तुम्हारी भी ऐसी है, सभी की ऐसी होती है ना। चढ़ा दिया। जो ही मेरी माँ ने कहा तू तो करोड़ों का है, पिताजी पीछे से टपक पड़े। पिताजी ने कहा माँ बेटे मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हो? नौकरी छोड़ने की तो प्लानिंग नहीं कर रहे हो, नौकरी तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा, छोड़ने नहीं दूंगा, करनी पड़ेगी। मुझे पता चला है कि तेरी 750 सैलरी है, इसलिए तू नौकरी छोड़ना चाहता है। नौकरी तुझे करनी है, तेरी ये पहली सैलरी है बाबू, ये तेरी कोई अंतिम इनकम थोड़ी है जो तू शौक मना रहा है। दिस इज योर फर्स्ट इनकम। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि तू अभी कहां है, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि तुझे जाना कहां है। वहां से मेरे सारे स्टेटस डाउन हो गए और 750 की नौकरी को मैं कंटिन्यू करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन आम आदमी की तरह मैं काम नहीं करता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता था। जिस भी काम के पीछे पड़ता था उस पर पूरा काम करता था। मेरे सारे कलीग अपने काम को रात को 8 बजे समाप्त करते थे और मैं अपने काम को 5 बजे ही खत्म कर लेता था। जब हम काम से जल्दी फ्री हो जाते हैं तो आम आदमी क्या करते हैं? जल्दी फ्री हो जाते हैं तो आम आदमी फेसबुक खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, लोगों से चैट करते हैं, बातें करते हैं, चाय पीते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म देख लेते हैं। ऐसा ही आम आदमी करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं 5 बजे फ्री होकर बॉस के ही चेंबर में जाता था। बॉस कहता था क्यों आया? मैंने कहा सर काम खत्म हो गया। इतना जल्दी? मैंने कहा सर हो गया, चेक कर लो। अच्छा बड़ा जल्दी किया, ठीक है फिर मेरे काम में हाथ बटा दे। और वो उसके काम मुझे बताने लगता, इस फाइल को यहां जमा कर दे, इस पेपर को इस फाइल में लगा दे, और मैं बॉस के फाइल जमाने में लग जाता। बॉस सोचता था कि मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं फ्री हो गया, जबकि मैं वहां इसलिए गया था कि मैं ये जानना चाहता था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस है। क्या जानने गया था? मेरा बॉस ऐसा करता क्या है कि मेरा बॉस है। अब बॉस जब भी हाथ में कैलकुलेटर लेता था मैं अपनी गर्दन को निकाल लेता था। वो किसी को भी किसी से मल्टीपल करके जब डिवाइडेड करके आंसर लिखता था ना, तो मैं पूरा घूर के देखता था कि कर क्या रहा है और वो आंसर को किस जगह पर लिखता है। 10 दिन तक लगातार देखने से मुझे पता चलता है कि ये बॉस करता क्या। और 10 दिन बाद मैं अपने बॉस को ही ऑफर दे देता कि बॉस आप इतने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा दिमाग है, इतनी बड़ी डिग्री है, क्या छोटे मोटे काम करते हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो बॉस कहता था ये छोटा मोटा काम नहीं है, कंपनी टिकी है। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं कौन किस पे टिका है, लेकिन मुझे पता है कि जो आप कर रहे हैं मैं कर सकता हूं। करके बताऊं? करके बता। 3 एंट्री करता था, बॉस एकदम खुश। बॉस को लगता है ये तो कर सकता है। अब बॉस अपना सारा काम मुझे बता देता और वो खुद घूमने चला जाता। बॉस को इंक्रीमेंट मेरी वजह से लगते थे। बॉस मेरा फेवर करता था, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट मुझे देता था, और इसके साथ कभी 100-500 रुपये उधार मांगता था तो तुरंत देता था। सबके सामने मुझे हमेशा शाबाश कहता था, लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, बॉस मुझे छुट्टी नहीं देता था। क्यों? काम कौन करेगा? हा? छुट्टी नहीं देता। एक दिन ना मैंने गुस्से में बॉस को कहा, बॉस प्लीज 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 मैं आज लंच के बाद नहीं आ रहा हूं, मतलब नहीं आ रहा हूं, आप कितनी भी बार बोलेंगे मैं नहीं आऊंगा। तो बॉस ने कहा क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा मेरी लास्ट डेट है, बच्चे की स्कूल की फीस जमा करानी है, मैं नहीं आऊंगा। बॉस ने कहा तेरी फीस मैं जमा करा दूंगा, तू आएगा। अब मेरा बॉस मेरे काम करने लगा और मैं बॉस के सारे काम करने लगा।
धीरे धीरे तो इतना जोरदार काम हो गया कि मेरी बीवी मुझे सब्जी की लिस्ट देती थी, मैं बॉस को दे देता था। वो सब्जी मंडी सब्जी खरीदने चला जाता था और मैं बॉस के काम करने लग गया। धीरे धीरे एक एक डिपार्टमेंट हेड को मैंने अपना बना दिया। दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन तुम रेस्पॉन्सिबल बन जाओगे ना, उस दिन तुम्हारी अपलाइन तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगी। और जिस दिन अपलाइन फिदा हो गए ना तुम्हारे ऊपर, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉप पर जाने से रोक नहीं सकती।